जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 75। आज के लेक्चर में चैप्टर 15 की केस स्टडी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 15 कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई चले, मेरा एक क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा सादा क्वेश्चन, उसका सादा जवाब देना है। चैप्टर 15 में डिस्कस क्या हुआ था? साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है और उससे बचना कैसे है। क्या थ्रेट पहचान लेंगे आप किसी केस स्टडी में? बचना कैसे है ये बता देंगे पक्का? क्या क्या टेक्निक्स होती हैं थ्रेट से बचने की? भैया केस स्टडी की तरफ चलना है तो पहले कुछ कंसेप्ट थोड़े वार्म अप हो जाए ना, हल्के फुल्के। पहले मुझे बताइए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, उसको छोड़ दें, अब किताब पढ़ने का टाइम गुजर गया। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमें थ्रेट्स बताइए पहले। नहीं, थ्रेट की स्पेसिफिक नाम, एग्जाम्पल्स, टाइप्स नहीं चाहिए। जैसे ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? ईमेल्स को बगैर वेरीफाई किए ओपन कर लेना, ये तो ईमेल स्पूफिंग नहीं है। ईमेल स्पूफिंग क्या है भैया? और थ्रेड्स क्या थे? ओ भाईजान थ्रेड्स थे ना। ईमेल स्पूफिंग क्या है? फिशिंग क्या है? फिशिंग बगैर चेक किए कोई भी चीज, ये क्या है? ये फिशिंग का मतलब क्या है? हैकर फेक ईमेल या मैसेज के जरिए से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड जो है वो आपका आपसे आइडेंटिफाई करने की, लीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थ्रेट कौन कौन से थे? एक फिशिंग हो गया थ्रेट, और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कौन कौन से हैं? सलामी अटैक, शाबाश, चलिए। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी और फॉर्जरी और डाटा डिडलिंग, साइबर टेररिज्म, साइबर स्टॉकिंग भी था। और क्या थ्रेट्स है? अच्छा, इसके थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? एंटीवायरस इंस्टॉल करना और फायरवॉल। डीएलबी क्या है? डाटा लॉस प्रोटेक्शन और इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम एंड प्रिवेंशन सिस्टम भी, और SIEM, और एक कोई SOAR भी था, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन रिस्पॉन्स, ऐसे ही था। इसके अलावा कोई SOC भी था। SOC क्या था? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। और एक था MSS, क्या? मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर, MSSP और SOC में क्या फर्क है? हाँ, MSSP आउटसोर्सिंग है, ठीक है, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब आपने आउटसोर्स किया है। और SOC क्या है? आपका इंटरनल डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयज हैं जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। SOC का मतलब क्या? इस चीज की एब्रिविएशन है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इंटरनल है और मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग है। चलिए, अब अगर आपके सामने देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि टिपिकल केस स्टडी है इस चैप्टर में से। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंतहाई अहम है, कंफर्म है इसमें से किस चैप्टर में से केस स्टडी जरूर पूछेगा। इसके बगैर DSR पेपर नहीं बन सकता। तो इसमें अब आपने सीखा क्या? टिपिकल केस स्टडी किस स्टाइल की होगी? आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन रखी जाएगी जिसमें थ्रेट होगा, कोई आपसे कहेगा इसमें थ्रेट को आइडेंटिफाई करें और मिटिगेशन स्ट्रेटजी बता दीजिए। वैल्यूएट हमने ये करना है कि क्या आप रेलिवेंट थ्रेट के लिए रेलिवेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजी बता सकते हैं कि नहीं। स्टार्ट करें हम। जी, सबसे पहले 15 क्वेश्चन 15।
कह रहा है वर्डेंट एग्रीटेक इज ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फर्म बेस्ड इन फैसलाबाद ऑपरेटिंग एन मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट्स फार्मर्स डायरेक्टली विद बायर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्या करता है, फार्मर्स को और बायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। जैसे और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे वो कौन कौन से, दराज.com है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। गाड़ियों की सेल परचेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, OLX भी एक प्लेटफॉर्म है। गाड़ियों के लिए कोई अलग से पार्क व्हील्स, ठीक है, उसमें बायर और सेलर्स कनेक्ट हो सकते हैं क्या एक दूसरे से। तो उसी तरह का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। प्लेटफॉर्म स्टोर्स फार्मर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, बायर पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑन क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्वर, क्या ये सेंसिटिव रिकॉर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन, खास तौर पे इसमें जो बायर पेमेंट इंफॉर्मेशन है ना, ये तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हैव ग्रोन रैपिडली सिंस लॉन्च, ग्रोथ हो रही है, अच्छी बात है। During a recent board meeting, one director commented that cyber security is just an IT issue. साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT इशू है, यानी डिपार्टमेंटल लेवल का इशू है। IT इशू से क्या मुराद है उसकी, डिपार्टमेंटल लेवल का इशू है। And should not consume scarce management attention at this early stage. और बहुत ज्यादा इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं, मैनेजमेंट के पास और भी बड़े मसले हैं डील करने के लिए। Another director responded that a single breach could expose the company to multiple forms of damage simultaneously and that cyber security has now become as important as financial and operational. दूसरा डायरेक्टर वो कह रहा है भाईजान किधर, पुरानी अप्रोच, अभी तो साइबर सिक्योरिटी इतना अहम हो चुका है कि ये आपके पूरे बिजनेस को डैमेज कर सकता है, कंपनी को मल्टीपल फॉर्म ऑफ डैमेज कर सकता है, सिर्फ एक नहीं, बहुत से फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिस्क का बायस बन सकता है। The founder who previously operated a small offline business has asked for a structured briefing before the next board meeting. जो उन फाउंडर है कह रहा है आपसे पूछ रहा है बताइए भैया एक्सप्लेन करें इन इश्यूज के ऊपर। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द ड्राइवर्स हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड सेंसिटिव डाटा एवरीवेयर मेक साइबर सिक्योरिटी ए टॉप टियर बिजनेस रिस्क फॉर वर्डेंट एग्रीटेक। क्या ये साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंटल लेवल का इशू है या कंपनी लेवल का इशू है, भाई साबित कीजिए कैसे। पहला पॉइंट, हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी से साबित करें कि हर डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, क्या बाइंग, क्या सेलिंग, क्या ह्यूमन सोर्स, क्या फाइनेंस, सारा डाटा जो है हर डिपार्टमेंट चूंकि टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी रिस्क सिंगल डिपार्टमेंट का रिस्क नहीं है, पूरी कंपनी का रिस्क है। एक रीजन ये, दूसरी रीजन ये क्या कि एक तो यह है यूज, और दूसरा यूज भी सेंसिटिव लेवल पे, क्योंकि इसमें सेंसिटिव लेवल का डाटा भी यूज हो रहा है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी इंतहाई अहम है। कंप्रोमाइज नहीं करना कि दूसरे काम पहले कर लिए साइबर सिक्योरिटी बाद में। साइबर सिक्योरिटी इंतहाई क्यों, क्योंकि सेंसिटिव डाटा है भाई, सेंसिटिव डाटा लीक हो गया तो क्या होगा, साइबर थ्रेट के जरिए से सेंसिटिव डाटा लीक हो गया तो क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा, रेपुटेशन डैमेज होगी, फाइनेंशियल रिस्क होंगे, पेनल्टी रेगुलेटर की तरफ से, ऑपरेशनल रिस्क, 4 दिन के लिए कंपनी बंद रखनी पड़ेगी, जब तक रिकवर नहीं होता बैकअप करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये उसने पार्ट बी में पूछा था कि 4 टाइप्स ऑफ डैमेज ए सक्सेसफुल साइबर अटैक कुड कॉज द वर्डेंट एग्रीटेक। अगर सक्सेसफुल साइबर अटैक होए कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है, सक्सेसफुल साइबर, शाबाश, सक्सेसफुल साइबर अटैक से कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है, ऊंची बोले बहन, रेपुटेशनल डैमेज, शाबाश, ऐसे बैंक अकाउंट में ओपन नहीं करेंगे अकाउंट जो हैक हो जाता हो बार बार, मेरे पैसे सेफ नहीं होता। और पेनल्टी, गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी इंपोज हो सकती है, रेपुटेशन रिस्क आ गया, रेगुलेटरी रिस्क आ गया, और फाइनेंशियल रिस्क क्या, हैकर आके घूम फिर के थोड़ी चला जाएगा, सारा माल समेट के जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क। और ऑपरेशन रिस्क का मतलब क्या, वो साइट नॉट अवेलेबल हो जाएगी। जब आईकैप की साइट हैक होती है तो क्या वो आपके लिए अवेलेबल होती है, ऑपरेशनल होती है, नहीं होती, उतने जब तक ये रिकवर नहीं हो जाती।
क्लियर? ये समझ आ गया? इस केस स्टडी से क्या सीखा आपने, ये मेरा भाई बताएगा। इस केस स्टडी से क्या सीख मिली हमें? शाबाश। उन्होंने कहा सर रिस्क जो है ये एक डिपार्टमेंट लेवल का इशू नहीं है, आईटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क डिपार्टमेंट लेवल का रिस्क नहीं है, बल्कि ये कंपनी लेवल का रिस्क है। और इसे सिक्योर करने के लिए तो उसने पूरे क्वेश्चन में कोई स्ट्रेटजी पूछी नहीं। उसने तो सिर्फ ये पूछा है कि क्यों अहम है साइबर सिक्योरिटी और नुकसान क्या हो सकता है, उस स्ट्रेटजी तो पूछी नहीं उसने। ओके, उन्होंने कहा सर नहीं पूछी लेकिन अहम तो है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। कैसे सिक्योर करेंगे वैसे बता देंगे अगर नेक्स्ट केस स्टडी में पूछा। इस केस स्टडी में क्या मेरे भाई सम आप करें, इस केस स्टडी में क्या पूछा उसने? भैया आप मेरा भाई आप हाँ जी, केस स्टडी को समराइज, भैया रिक्वायरमेंट ही बता दे क्या पूछा उसने। क्या पूछा कि बताइए सिक्योर, ये साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का इशू है कि पूरी कंपनी का? तो आपका क्या ख्याल है? पूरी कंपनी का इशू। तो क्या आईटी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क है ना? फाइनेंस के अलावा रेपुटेशन रिस्क भी है, ऑपरेशनल रिस्क भी है। शाबाश। इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट केस स्टडी में चलें? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। जैन पेट्रोलियम की केस स्टडी आगे जी। क्या क्या रहा है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द 3 इंसिडेंट्स, ऊपर 3 वाकयात हुए हैं, 3 वकूए हुए। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन्वॉल्व्ड एंड रिकमेंड वन सूटेबल प्रिवेंटिव और रिस्पॉन्सिव एक्शन। आपने हर एक वाक्य में बताना है साइबर क्राइम कौन सा है और उसका कम से कम एक हल बताना है। एक हल पूछा, बताया कितने हल? वन सूटेबल प्रिवेंटिव और रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटजी। प्रिवेंटिव और रिस्पॉन्सिव का मतलब, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? पहले। एक अप्रोच होती है प्रोएक्टिव, एक होती है रिएक्टिव। क्या फर्क है दोनों में? प्रोएक्टिव थ्रेट अकर होने से पहले बचने की कोशिश करना, रिएक्टिव थ्रेट होने के बाद। अब ये जो प्रिवेंटिव एक्शन है ये प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है या रिएक्टिव? प्रोएक्ट। और रिस्पॉन्स रिएक्टिव, वकुआ होने के बाद क्या करना है। तो इस केस स्टडी के अंदर क्या बताना है? प्रोएक्टिव नहीं है, केस स्टडी की रिक्वायरमेंट पढ़ केस स्टडी की पढ़। क्या बताना है केस स्टडी के अंदर? क्राइम कौन सा है वो बताना है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी कौन सी है ये बताना है। केस स्टडी के अंदर क्या बताना है? क्राइम कौन सा ये बताना है और स्ट्रेटजी, ताकि क्राइम से बच सके। क्राइम से बचना चाहते हैं? पक्की बात? ओके चलिए फिर बताइएगा क्या स्ट्रेटजी है। पहले क्राइम को पहचान लें, ये क्राइम है कि नहीं है। जैन पेट्रोलियम में लाहौर बेस्ड फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर has observed several suspicious incidents during the last quarter। बहुत सी मशकूक चीजें नजर आई। Compliance officer has compiled the following observation for review। ये उसने मेंटेन किए। Several dealers reported receiving emails that appear to come from Zen Petroleum's finance head। बहुत से डीलर, उन्होंने कहा सर जैन से हमें ईमेल आई है instructing them to urgently deposit pending amounts into a न्यू बैंक अकाउंट। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे नए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें। अगर आप 40% सेल लगाई हमने, अगर आप 40% सेल से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इस नए बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए। कंपनी की तरफ से ये ईमेल किसको गई? कंपनी के कस्टमर्स को, डीलर्स को, जिसको कंपनी सेल करती है, कि पैसे जमा करवाइए। हालांकि ये क्या है, ये उसने खुद भेजी थी जैन ने? नहीं, जैन ने खुद नहीं भेजे थे। तो ये कौन से वाला है? ये साइबर क्राइम कौन सा साइबर क्राइम है? ये ईमेल स्पूफिंग। कौन सा है? ईमेल स्पूफ। नहीं, फिशिंग में, फिशिंग कह सकते हैं लेकिन असल में फिशिंग में लॉगिन पासवर्ड हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये तो है कि एक
फेक ईमेल है जो कि ऐसे लग रहा है जैसे जेन्युइन सोर्स से आई हो, ठीक है, इंपर्सोनेट करने की कोशिश की गई है। तो ये ईमेल स्पूफिंग ज्यादा बेहतर है इसके लिए वर्ड। ईमेल स्पूफिंग में और फिशिंग में क्या फर्क है? तोड़ तोड़ करो खराब, सेशन एंड करो, तोड़ बना ले बेड, इसको बेड बना ले इसको। ईमेल स्पूफिंग। अच्छा बताइए स्ट्रेटजी क्या है अब इसमें, कैसे इसे बचा जाए? मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, कैसे प्रिवेंट या इसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है? स्टेप नंबर 1 क्या करें, कैसे बचे इस तरह की ईमेल से? भाई देखे, अगर फर्ज कीजिए कि किसी पर्सन को मुझे आईकैप की तरफ से ईमेल आई, मुझे पता चल गया आईकैप जब कभी किसी को ईमेल भेजता है ना उसकी डोमेन ये होती है, मैंने उससे मिलती जुलती डोमेन रजिस्टर करवा ली। मिलते जैसे फर्ज कीजिए आईकैप में कैपिटल आई था, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैंने कैपिटल आई की बजाय स्मॉल एल के साथ रजिस्ट्रेशन करा, जो बज़ाहिर एक जैसा लगता है। ओ का लफ्ज था जहां, ओ की बजाय 0 टाइप करवा दिया, 0 के साथ डोमेन रजिस्टर करवा लिया। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बज़ाहिर ओ और 0 एक जैसे हैं, अगर आप इकट्ठे प्रेस करें तो मुश्किल हो जाता है पहली नजर में आइडेंटिफाई करना। तो इस तरह सिमिलर डोमेन रजिस्टर मैंने करवा ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सारे स्टूडेंट्स को ईमेल कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अगले 1 साल तक जितने मर्जी पेपर बगैर फीस के देते रहें तो 10,000 रुपया इस अकाउंट में जमा करवा दें। अब स्टूडेंट्स को ईमेल जाएगी, मिलते जुलते, जाहिर इतनी बोगी ऑफर तो नहीं करूंगा, मैं सोच समझ के ऑफर करूंगा जो कि जेन्युइन नजर आ रही हो। तो जब ये इसी डोमेन से ईमेल जाएगी तो क्या स्टूडेंट्स एक दफा सोचेंगे नहीं कि शायद ये ईमेल आईकैप की तरफ से है और शायद कुछ पेमेंट कर भी दें? बचने के लिए क्या किया जाए, जब इस तरह की कोई ईमेल आए जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए कहे आपको, जो कि थोड़ा रूटीन से हटके हो, एक तो फौरन आपको सस्पिशियस हो जाना चाहिए कि गड़बड़ लग रही है। आईकैप तो इतना भला हमारा सोचेगा नहीं फीस के मामले में, तो क्या करना चाहिए? ओरिजिनल पार्टी से कंफर्म, एक तो ईमेल को गौर से कंफर्म कर लें, ईमेल को मैच कर लें ऑफिशियल एड्रेस के साथ। दूसरा काम क्या करें? वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करेंगे ईमेल? वेरीफाई कैसे करेंगे? किन से कंफर्म करके? किन से? आईकैप से। ओरिजिनल सोर्स मतलब हमारी एग्जाम्पल में आईकैप से। क्या कंफर्म करेंगे कि क्या ये वाकई आपकी तरफ से ईमेल आई है? कंफर्म कर लें, एक तो ये, ठीक है, सोर्स कंफर्म कर लें। दूसरा ईमेल एड्रेस मैच कर लिया जाए। ये तो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ईमेल स्पूफिंग से बच सकते हैं। मैं कुछ समझ आई है? आगे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? Company website experience sustained unusual traffic from thousands of unknown devices across the globe, making it inaccessible to legitimate customer for 6 hours during peak hours. जी कौन से वाला साइबर थ्रेट है? जी कौन से वाला थ्रेट है? कौन सा थ्रेट है बता? इतने दिन हो गए पढ़े पढ़े, थ्रेट का भी नाम नहीं पता। मलेशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर है ये? एडवेयर तो नहीं है? वॉर्म तो नहीं है? ट्रोजन हॉर्स तो नहीं है? क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज है। से क्या है? मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विसेज टैक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? और कुछ बता दे, बिजनेस सारा उड़ जाएगा और लाखों की इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी और रैंसमवेयर अटैक, पैसे देने पड़ जाएंगे हैकर को। बताओ क्या करें? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा? ट्रैफिक, सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा। फायरवॉल के अलावा कोई और हल बता सकते हैं? नेटवर्क सेगमेंटेशन, शाबाश। इंक्रिप्शन किसकी? डाटा की? नहीं, लेकिन डाटा को तो उसने कुछ भी नहीं किया। वो प्रॉब्लम तो ये है कि सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, सिस्टम पे लोड बढ़ गया है, डाटा को प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क सेगमेंटेशन कैसे?
हाँ, अगर बहुत क्या ये एक ही कंप्यूटर पे अटैक हुआ है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स पे? किधर लिखा हुआ है? नहीं, वहां पे कह रहा है कि अक्रॉस द ग्लोब से ट्रैफिक आई है। हाँ, अटैक सिर्फ एक हमारी वेबसाइट को किया है। अगर तो वो कहता ना हमारी बहुत सी डिवाइसेस को अटैक किया है, फिर हम नेटवर्क सेगमेंटेशन कह सकते थे, ताकि अगर अटैक हो भी तो हमारा एक सेगमेंट इफेक्ट हो, दूसरा ना हो। यहाँ पे चूंकि इफेक्ट एक ही वेबसाइट पे हुआ है, वो हमें ये नहीं बता रहा कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। देखिए, अटैक बहुत सी डिवाइसेस से हुआ है, लेकिन हुआ तो एक वेबसाइट को है। तो बताइए, डिनाइल ऑफ सर्विसेज हमारा सिंगल डिवाइस के लिए है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज है कि बहुत सी डिवाइसेस हमारी इनएक्सेसिबल हो गई हो। तो क्या यहाँ पे नेटवर्क सेगमेंटेशन रेलिवेंट है? क्योंकि हमारी मल्टीपल डिवाइसेस इफेक्ट नहीं हुई, नेटवर्क सेगमेंटेशन यहाँ रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे अहम कौन से वाला रेलिवेंट है? फायरवॉल। और फायरवॉल के साथ मिलता जुलता एक और कौन सा कंसेप्ट है? इंट्रूजर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। ऐसा है क्या? ऐसा है, वो भी यही काम करता है। ऑथेंटिकेशन किस चीज की? नहीं, ऑथेंटिकेशन कौन से वाला कंट्रोल है? यूजर, आप कह रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उसने केस स्टडी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चले कि हैकर ने इसको अटैक कैसे किया है। अगर वो कहता ना कि कोई उसने यूजर नेम या पासवर्ड एक्सेस लिया जो कि पुराना था, डोरमेंट था, कंपनी ने डिलीट नहीं किया, एम्प्लॉय छोड़ के, तो उस सूरत में आपकी बात ठीक होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो उसने एंटर होने का तरीकाकार नहीं बताया कि हमारे सिस्टम में एंटर कैसे हुआ है, तो हम उसकी तरफ कमेंट ना करें तो बेहतर है। तो उसने एक ही पूछा हुआ है, एक हम बता दें कि बेहतरीन क्या हल है? फायरवॉल, जो क्या करेगा? सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा। डन। आगे चलते हैं। थर्ड, a junior accountant claimed that someone had repeatedly harassed her through threatening message on company email and social media platforms over several weeks. गुनाह है। हाँ जी, थ्रेट, ये जुर्म कौन सा है? साइबर स्टॉकिंग। तो बताइए इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? प्रिवेंटिव या करेक्टिव? बताइए। दो हल। स्टेप नंबर 1, उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक का बटन होता है, क्या करना है? सिर्फ एक बटन, क्या है? शोर मचाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? ब्लॉक। उसके बाद व्हाट्सएप पे कर देना है रिपोर्ट, फिर उसके बाद उसका लेना है स्क्रीनशॉट, और जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं FIA को कंप्लेन कर दी जाए। एविडेंस ले, कंप्लेन फाइल करे रेगुलर। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से इशू को कैसे। अब तो जाहिर आप डिजिटल एज है, आप घर बैठे किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तो लगभग हर एजेंसी, हर डिपार्टमेंट ने जो कंप्लेन सेल है अपना, वो लिंक कर दिया ऑनलाइन। ऑनलाइन बैठे बैठे ईमेल कर सकते हैं। तो ये भाईजान इनको हैरेस कर रहे हैं, आपको क्या करना है भला? तस्वीर ले, उसके बाद हाँ जी एजेंसी रिपोर्ट कर दे, बिल्कुल घर बैठे बैठे रिपोर्ट कर दे, और ब्लॉक भी कर दें इसको। दूसरी सिम लेगा उसे भी ब्लॉक कर दें, तीसरी सिम लेगा, 3-4 घंटे लगा के नई सिम लेगा, उसने सिर्फ क्लिक करना है, तो उसकी 3-4 घंटे की मेहनत फर्क कितनी दफा करेगा? 10 दफा, 50 दफा? उतनी देर में पकड़ के ले जाएंगे इसको, क्योंकि हमने रिपोर्ट भी की होगी। ऐसा ही है। तो ये कौन सा थ्रेट है? साइबर स्टॉकिंग। क्या हल है इसका? ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। हाँ, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए जरूर एक तो है ना, व्हाट्सएप को रिपोर्ट कर दें। व्हाट्सएप के पास तो सारा डाटा ऑलरेडी होता है। अगर आपने जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज को रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए फिर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। उस सूरत में आपने स्क्रीनशॉट वगैरह संभाल के रखने हैं, कन्वर्सेशन संभाल के रखनी है, उसको डिलीट नहीं करना, ताकि एविडेंस के तौर पे प्रोवाइड किया जा सके। डन। चलिए 17 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या थ्रेट पहचान ली आपने? हर थ्रेट की स्ट्रेटजी भी बता दी। ओके, नेक्स्ट 19 क्या कह रहे हैं? 19 में with reference to any two globally reported cyber security incident discussed in the chapter में जो ग्लोबल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स डिस्कस हुए हैं
कौन कौन से? वो कॉलोनियल पाइपलाइन वाला, वो टारगेट वाला, और वानाक्राय वाला, और बांग्लादेश स्विफ्ट बैंक वाला। वानाक्राय वाला क्या सही था? उसमें क्या हुआ था? वानाक्राय में क्या हुआ था? सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किया था। ओके, कह रहा है मिजान थ्रेड्स लिमिटेड ए फैसलाबाद बेस्ड टेक्सटाइल मिल सप्लाइंग डेनिम टू इंटरनेशनल ब्रांड सफर्ड ए सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट लास्ट मंथ. Attackers gained access to the corporate network through a legacy remote access account. Legacy का मतलब होता है पुराना. Remote account access belonging to a cooling system maintenance contractor. अच्छा, हमने एक्सेस दी थी किसी कॉन्ट्रैक्टर को, पुराना अकाउंट था, कॉन्ट्रैक्टर को दिया था. अकाउंट डिड नॉट हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड. उस अकाउंट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं की थी. तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल ना करे क्या होता है भला? किसी ने पासवर्ड हैक कर लिया आपका, आसानी के साथ पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं. और आपको पासवर्ड हैक करना मसला ही कोई नहीं है, हैक करने की भी जरूरत नहीं. आपको बताया था 5 मिनट के लिए किसी को अपना कंप्यूटर दे दे, आपके कंप्यूटर के जितने भी यूजर नेम और पासवर्ड हैं वो सारे उसके पास चले जाएंगे. इसके लिए तो हैकिंग की भी जरूरत नहीं है. कैसे भला? एक्सप्लोरर ओपन करें, एक्सप्लोरर के बाद टूल्स में जाएं, पासवर्ड में जाएं, उसके बाद सारे पासवर्ड आ जाएंगे, एक्सपोर्ट कर लें एक्सेल में, और उस फाइल को आप ईमेल कर दें अपने आप को या व्हाट्सएप कर, आपके कंप्यूटर के सारे यूजर नेम पासवर्ड चले गए. अब अच्छा, अभी भी आप बच सकते हैं. कैसे भला? अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया है, पासवर्ड उसका लग जाएगा, लेकिन अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, आपको पता चल जाएगा गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने पासवर्ड सारे चेंज कर देंगे. लेकिन अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं है, फिर वही होगा जो इसके साथ हुआ है. क्या हुआ? हैकर ने सिस्टम की एक्सेस हासिल कर ली पासवर्ड के जरिए. वंस इनसाइड द अटैकर्स मूव्ड अक्रॉस द नेटवर्क एंड डिप्लॉयड रैंसमवेयर ऑन क्रिटिकल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सिस्टम. क्रिटिकल सिस्टम पे उन्होंने रैंसमवेयर अटैक किया. ऑपरेशन वर हाल्टेड फॉर 3 days. 3 दिन के लिए ऑपरेशन रुक गए. याद है ये वो क्या था हमारा ऑपरेशनल रिस्क. And the company paid a substantial ransom to recover encrypted files. Financial risk. A parallel investigation revealed that the operating system running the core scheduling software had not received security patches for over 18 months. 18 महीनों से सिक्योरिटी पे अपडेट ही नहीं किया सॉफ्टवेयर को. 18 महीनों से सॉफ्टवेयर को, क्योंकि अपडेट करे ना तो वह फिर कंप्यूटर अपडेट पे लग जाता है. वो कहता है डू नॉट शट डाउन, और घूमता रहता है, 5 मिनट तक घूमता ही रहता है. हमने अपने 5 मिनट बचाए थे. 18 महीनों तक क्या करते रहे हैं? जो अपडेट करने में 5 मिनट जाया होते हैं ना, जो हर हफ्ते, वो टाइम बताते रहे. सारा आज पूरा हो गया कि नहीं? और सारा टाइम जो बचाया था आज पूरा हो गया कि नहीं? पूरा हो गया. The board of directors has asked the chief information officer to present lessons from similar global incidents to prevent recurrence. वो कह रहा है भाई सबक सुनाओ मुझे, फिर से दोहराओ सबक. क्या इंटरनेशनली क्या ऐसे वकूए हुए थे लोगों के साथ जो हमारे साथ हुए हैं, और उनसे क्या सबक मिले? बताइए कौन से वाला इंटरनेशनल इंसिडेंट है? कॉलोनियल पाइपलाइन और वानाक्राय. वानाक्राय में यही हुआ था कि वो दूसरे वाला था, क्या था वो, टारगेट वाला. टारगेट से मैच करता है कि वानाक्राय से मैच करता है? वानाक्राय में रैंसमवेयर नहीं. तरीका वारदात यही था कि एक वेंडर के अकाउंट दिया, वेंडर के अकाउंट के जरिए से सिस्टम में घुसे. तरीका वारदात क्या कॉलोनियल में यही था? कॉलोनियल पाइपलाइन में टारगेट में यही था. तो टारगेट में रेलिवेंट हुआ ना. सिर्फ रैंसमवेयर तो ना देखें, उसका तरीका क्या कहते हैं उसको, मोडस ऑपरेंडी. तरीका वारदात क्या था? टारगेट वाला था, कॉलोनियल वाला था, बांग्लादेश वाला था, या के वानाक्राय वाला था? सवाल ये. वानाक्राय में वेंडर के जरिए घुसा था सिस्टम में. अच्छा, सेकंड वाला जो है यानी सिक्योरिटी पैच नहीं हुआ, अपडेट नहीं किया, ये वानाक्राय वाला था, और ऊपर वाला टारगेट वाला. ओके चले ठीक है, बिल्कुल. तो 2 रेलिवेंट हो गए. फर्स्ट स्टेप में यहां तक जो है वो
टारगेट कंपनी वाला केस था और ये वानाक्रय वाला। गुड। स्ट्रेटजी से पता मैच तो कर दिया, रिकमेंड करें इंप्रूवमेंट्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, नेटवर्क सेगमेंटेशन कर दे, वेंडर का जो अकाउंट है वो सिर्फ उसको लिमिटेड। अब वेंडर को प्रोडक्शन शेड्यूलिंग की एक्सेस देने की क्या जरूरत थी? और भाई तूने अगर एक्सेस देनी है मेंटेनेंस सिस्टम है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड तक दो, प्रोडक्शन रिकॉर्ड तक उसको क्यों दे दी एक्सेस? नेटवर्क सेगमेंटेशन करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें और अपडेटेड रखे सिस्टम को, सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिक अपडेट रखे। उससे नहीं ना याद रहता, उससे नहीं याद रहता। हाँ मुझे याद आ गया, क्या मैंने ऑटोमेटिक बैकअप अपना, क्योंकि रोज मुझे याद है 4-5 दिन पहले मुझे याद है मैंने किया था। अब ऑटोमेटिक बैकअप ऑन किया हो सही मैंने, ऑप्शन होती है ना बैकअप की, किधर सिक्योरिटी क्लाउड बैकअप, यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्योंकि 4-5 दिन हो गया मैंने नहीं किया, मुझे अचानक याद आ गया ऑटोमेटिक बैकअप, महीने नहीं हुए। चला जा भाई, कोई बात नहीं, तब तक हम हाँ ये क्या है, हाँ देखें 4 आवर्स अगो, क्या है ये, हालांकि मैंने नहीं किया ये 4 घंटे पहले बैकअप, ऑटोमेटिकली हो गया हुआ है। कह रहा खुद से भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक बैकअप भी, मैनेज में आ रहा होगा ना कहीं पे, सेटिंग्स में होती है ऑप्शन, ऑटोमेटिक बैकअप करना चाहें, ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का ऑटोमेटिक बैच करना चाहें ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैनुअल रखना चाहें मैनुअल रखें। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना ऑटोमेटिक। मैं भूल गया था कि मैंने बैकअप ये सर इस पे भी लगाया हुआ है। चलो भाई रुक जा कहीं पे, चलो रहने दे भाई, समझ आ गई होगी आपको, देख लेंगे आप। चले टाइम वेस्ट कर रहा है ये मेरा भाई, आए भी तो सही ना, घूम रहा है नॉलेज। चले रहने देते हैं फिर कभी से, ठीक है। हाँ जी, बस समझ लीजिए कि बैकअप ऑटोमेटिक भी हो जाता है। चलिए छोड़े, गोली मारे इसको। तो ये स्ट्रेटजी समझ आ गई क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? मिटिगेशन स्ट्रेटजी कौन कौन सी? नंबर 1 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क सेगमेंटेशन और रेगुलर अपडेट्स, सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करें और रेगुलर की बजाय ऑटोमेटिक अपडेट्स। रेगुलर में तो याद रखना पड़ेगा रोज सुबह अपडेट करना है, ऑटोमेटिक में खुद ही होता रहेगा। जी कॉलोनियल पाइपलाइन में भी ऐसे था कि वो लेगेसी काउंट था, ठीक है वो भी मैच हो जाएगा, वो भी बिल्कुल वो भी मैच हो जाएगा। अपडेट नहीं किया, ठीक है 3 इश्यूज है ना, कोई एक इशू हो सकता है केस स्टडी से मिलता है, दूसरा दूसरे से, आप उसको मैच कर सकते हैं, जिसमें उसने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिस केस स्टडी के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं थी आप वो कर सकते हैं, कॉलोनियल वाला रेलिवेंट है। जहां जहां ऑटोमेटिक सिक्योरिटी पैच एक्टिवेट नहीं किया था आप रिलेट कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है इवैल्यूएट द प्रपोजल टू एंगेज एन एमएसएसपी। एमएसएसपी मतलब मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। क्या मैंने ये अपने आईटी सिक्योरिटी सिस्टम को आउटसोर्स करने का नाम है। अगर आईटी सिक्योरिटी सिस्टम इन हाउस डेवलप करें उसे क्या बोलते हैं? एसओसी मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। Evaluate the proposal to engage MSSP for Capital Logistics Karachi कि क्या MSSP को मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को एंगेज करना चाहिए कि नहीं। Your evaluation should cover the main benefits of the company would obtain through an MSSP arrangements and any 2 types of services it could receive. MSSP कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है और बेनिफिट्स क्या होंगे? कैपिटल लॉजिस्टिक कराची मीडियम साइज फ्रेट फॉरवर्ड सर्विंग port-based importers and exporter has seen cybersecurity incident rise sharply over the past year. 3 minor phishing compromises and 1 ransomware near miss have raised board level concern. कुछ minor phishing compromises हुए हैं, एक लगभग near miss यानी लगभग ransomware हो ही गया था लेकिन बच गए।
IT team consists of only 4 people and the chief financial officer has concluded that building a full security operations center would exceed both the company's budget and its staff training capacity. अब ये बेनिफिट्स को इस तरीके से लिंक करना है गिवन इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आप मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी कम होगी और क्या स्टाफ की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे, ट्रेन स्टाफ अवेलेबल होगा, बजट में भी बेनिफिट हो गया और स्टाफ हो. A proposal to engage a managed security service provider is under review. Some board members, however, remain unconvinced. They argue that outsourcing security is inherently risky and Capital Logistics should simply hire more in-house analysts and that MSSPs are mainly suitable for very large corporations. Other counter that specialist external expertise is needed urgently. तो जरा बताइए, सबसे पहले एवेल्युएट क्या करना है हमने, क्या MSSP को एंगेज कर सकते हैं, बेनिफिट्स बताइए कौन कौन से होंगे कंपनी को, कॉस्ट बेनिफिट कैसे कम होगा, लोग क्योंकि MSSP से लोग शेयर्ड सर्विसेज हासिल कर रहे होंगे और हमने वो क्लाउड वाले कंसेप्ट में स्टडी किया था कि जो सर्विस शेयर्ड होती है वो चीपर होती है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत से जो सर्विस हासिल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट होती है. तो पहला बेनिफिट हो गया, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने का पहला बेनिफिट क्या हुआ, कॉस्ट सेविंग हो गई, चीपर सर्विसेज है. और बेनिफिट क्या है, स्केलेबिलिटी, जब चाहे आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं लेवल ऑफ सर्विसेज. और बेनिफिट क्या है, एक्सपर्टीज हासिल होंगी, एक्सपर्ट सर्विसेज हासिल होंगी आपको. और बेनिफिट क्या है, खुद से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ट्रेन स्टाफ मौजूद होगा. और बेनिफिट क्या है, लो कास्ट हो गया, लो कास्ट हो गया. जब आप अभी थोड़ी देर पहले लो कास्ट डिस्कस कर लिया था हमने, अब बताएं, मजाक कर रहा हूं, इसके अलावा बताएं क्या, बस काफी है बेनिफिट. और 24/7 मंथ, क्यों ये सोता नहीं है क्या, सोता नहीं है क्या, 24 घंटे जागता रहता है. हाँ डिफरेंट, क्योंकि एक ही स्टाफ नहीं है. अब उस कंपनी ने लाहौर के क्लाइंट पकड़े होंगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यूएसए के क्लाइंट भी पकड़े होंगे. क्या लाहौर में बैठ के यूएसए के क्लाइंट आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यस लोग करते हैं. तो चूंकि टाइम जोन डिफरेंट है तो एक शिफ्ट लगाई होगी उन्होंने दोपहर की, एक सुबह की, एक शाम की, एक रात की, 3 शिफ्ट में काम करते हैं वो. तो 24 घंटे सर्विस होगी कि नहीं होगी, कंटिन्यूसली सिस्टम है. अगर हम अपना स्टाफ रखेंगे वो तो सिर्फ दिन में 8 घंटे काम करेगा और उन 8 घंटों में भी खाना खाने के लिए जाना, मिलने जुलने, छुट्टी भी कर लेते कभी कभी. तो सर्विस है कि नहीं अच्छी, ये बेनिफिट. तो बताइए, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, पक्का. ओके, सर्विसेज क्या क्या देगा, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर क्या सर्विस देगा, क्या मैनेज करेगा, सिक्योरिटी मैनेज करेगा. शाबाश, खाने पीने का बड़ा दिमाग है कि सिक्योरिटी सर्विस मैनेज सिक्योरिटी मैनेज करती होगी, सुभान अल्लाह. और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है भाई, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कौन से सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फुल मैनेज कर रहे होते हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी होते हैं फुल मैनेज कर रहे होते हैं. और फुल में क्या मैनेज करते हैं, खुद मैनेज करते हैं, हमारे पास खुद मैनेज करते. और क्या मैनेज करते हैं ये पूछ रहा हूँ. वो सेटअप छोटा होता है तो हम हायर नहीं कर सकते. सेटअप छोटा हो हम हायर नहीं कर सकते, बड़ा सेटअप हो. मुझे सिर्फ छोटे से सिंपल सवाल का सिंपल आंसर चाहिए. मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्कैन करते हैं वीकनेसेस के लिए, हमारे सिस्टम को स्कैन करेंगे और वल्नरेबिलिटी के लिए कि कहाँ सिस्टम वीक है, और अगर सिस्टम वीक नजर आ गया तो अपडेट करेंगे, पैचिंग भी करेंगे, पैचिंग भी करेंगे, स्कैनिंग करके वल्नरेबिलिटी भी ढूंढेंगे, बग्स ढूंढेंगे, पैच भी कर देंगे. और क्या करेंगे,
फायरवॉल के जरिए से रोकेंगे भी सस्पिशियस ट्रैफिक को। रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी। शाबाश, काफी है, काफी बेनिफिट, काफी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी सर्विसेज एक ही पैकेज में होंगी कि हर सर्विस के अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे? एक ही पैकेज में होंगे, ठीक है। लेकिन वो पैकेज फिर भी आपका इन हाउस से सस्ता पड़ेगा। इन हाउस के भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जब सिस्टम ज्यादा क्रिटिकल हो तो कोशिश करते हैं इन हाउस डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? अगर कस्टमाइजेशन करनी हो तो क्या बेहतर है? कस्टमाइजेशन ज्यादा करनी हो, इन हाउस बेहतर है या आउटसोर्सिंग? उस सूरत में इन हाउस बेहतर है। ये कंसेप्ट हमने कहां सीखा था? क्लाउड मैनेजमेंट, बिल्कुल क्लाउड। नेक्स्ट 26 बेस 26 में क्या कह रहा है? क्या आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 स्पेसिफिक IoT रिस्क। IoT रिस्क मतलब प्रेजेंट इन गोल्डन हार्वेस्ट फूड्स करंट डिप्लॉयमेंट। इस डिप्लॉयमेंट के अंदर रिकमेंड एनी फ्यूचर मिटिगेशन मेजर्स गोल्डन हार्वेस्ट फूड शुड इंप्लीमेंट टू रिड्यूस दिस रिस्क। देखिए इसमें भी पहले उसने बोला है रिस्क बताओ और फिर क्या बोला है? स्ट्रेटजी। लेकिन एक अजीब सी बात है, रिस्क 3 स्ट्रेटजीज 4, तो बता देंगे। गोल्डन हार्वेस्ट फूड्स ऑपरेट ए लार्ज कोल्ड चेन नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान सप्लाइंग फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स टू रिटेल चेन नेशन वाइड। कंपनी हैज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब है इंप्लीमेंट कर दिया। डिप्लॉय का मतलब क्या है? ये आईटी से की फील्ड से रिलेटेड हजरात वर्ड इंप्लीमेंट की बजाय कौन सा वर्ड यूज करना पसंद करते हैं? डिप्लॉय। हमने डिप्लॉय किया 800 इंटरनेट कनेक्टेड टेम्परेचर सेंसर्स इनसाइड वेयर हाउस एंड डिलीवरी ट्रक। ट्रक के साथ भी लगा दिया ताकि ट्रक जहां जहां घूम रहा है पता चलता रहे। The sensors transmit reading to a central cloud dashboard every minute to so that cold chain integrity can be monitored continuously। हर मिनट के बाद सिग्नल भेजता है वो कहाँ पे है, जिससे हम ट्रैक करते रहते हैं उसको मिनट बाय मिनट। During the initial deployment, many devices were connected using the default username and password set by the manufacturer, and those credentials were never changed। ओए इतना बड़ा मसला कर दिया, क्या किया उसने? क्या किया? डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज ही नहीं किया आज तक। चेंज क्या करना चाहिए था इसे? फर्स्ट टाइम यूज पे ही चेंज कर देना चाहिए। हाँ जी, ताकि डाटा प्रोटेक्टेड रहे। वरना किसी को एक पासवर्ड पता चला, 800 के 800 का पासवर्ड पता चल गया। नेक्स्ट, एंड दोस क्रेडेंशियल डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंसर टू द डैशबोर्ड विदाउट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन करें? इंक्रिप्शन 2 तरह की होती है। कौन सी इंक्रिप्शन करें? एसिमेट्रिक कौन सी इंक्रिप्शन होती है? किस वाली इंक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल की होती है? पक्का है? ओके, तो इंक्रिप्शन की जाए, शाबाश। एंड ऑल सेंसर शेयर द सेम नेटवर्क सेगमेंट एज कंपनीज फाइनेंस एंड ईमेल सर्विस। और एक ही सेगमेंट है, क्या करें? नेटवर्क सेगमेंटेशन। इशारे दे रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर ही, क्या लिखना है, फिर भी नहीं समझ पाते आप। समझ आया? क्या क्या मसला समझ आया? स्टैंडर्ड पासवर्ड, नो इंक्रिप्शन, नो नेटवर्क सेगमेंटेशन। Last month, attacker compromised one warehouse sensor and used it as a pivot point to explore the wider corporate network। एक किया और पूरे के पूरे नेटवर्क को एक्सप्लोर कर गया। Although the attack was detected before serious damage occurred, management is now seriously concerned। पता चल गया था हालांकि। 3 स्पेसिफिक IoT रिस्क बता दिए। मिटिगेशन मेजर्स बताइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेटवर्क सेगमेंटेशन, इंक्रिप्शन, और क्या? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। ये भी मॉनिटरिंग से ही पता चला होगा ना भाई हैकर किधर घूम फिर रहा है। ये लॉगिन कभी एक डिपार्टमेंट में आ जाएगा। भाई नॉर्मली तो हमारे एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं एक लॉगिन उसी डिपार्टमेंट में यूज होता है। ये कौन सा लॉगिन है जो सेल्स डिपार्टमेंट में भी आ रहा है, बायरिंग भी आ रहा है, पेरोल में भी आ रहा है?
कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होगा, उसने उसको देख लिया होगा। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी एक कंट्रोल है यहाँ पे। डन? कोई प्रॉब्लम? आसान थी कि मुश्किल थी केस स्टडी? इश्यूज क्वेश्चन के अंदर बता दिए थे, उन्हीं इश्यूज को हमने रिवर्स करके गाना था, स्ट्रेटजीज है। ये कौन सी केस स्टडी है? ये तो बाएं हाथ का खेल है, नहीं दाएं हाथ का खेल था। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी। कितनी केस स्टडी है? लास्ट है। चले लगे हाथों इसको भी निपटाते जाते हैं। मार्वल, अच्छा सॉरी, recommend any 3 automation practices Marvel Educational Institute should adopt to strengthen day-to-day security operations, and briefly explain what each would do. Automation practices बतानी है कि क्या होनी चाहिए सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बताना है कि हर प्रैक्टिस से क्या होगा। Explain concept of proactive defense and describe any 3 proactive defense एलिमेंट्स द इंस्टीट्यूट शुड इंट्रोड्यूस। प्रोएक्टिव पता ना क्या होता है? इंसिडेंट अगर होने से पहले उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। हमने 3 प्रैक्टिसेस बतानी है और प्रोएक्टिव डिफेंस का कंसेप्ट। Marvel Education Institute nationwide chain of tutoring centers with learning centers in every major Pakistan city maintains 300 laptops, 40 servers across a location. The institute processes fee payment, stores student record, and hosts online classes through its own system. Security patches are applied manually by a small 4-person IT team. पहला automation क्या करें? सिक्योरिटी पैचेस को ऑटोमेट कर दिया जाए। whenever they have shared request, which often results in delay of months between patch release and installation. चूंकि मैनुअल करवा रहे हैं तो वो जब फ्री होंगे तब करेंगे, और वो महीनों तक फ्री ही नहीं होते। एक मूवी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक गेम का एंड होता है दूसरी गेम शुरू हो जाती है, महीनों तक वो इतना भी फ्री नहीं हुए कि 5 मिनट के पैच अपडेट कर ले। ये हाल है एम्प्लॉइज का। आगे क्या कह रहा है? Vulnerability scanning is carried out only once a year using basic free tools. क्या करें? Vulnerability को स्कैन करना है, प्रीमियम पेड टूल्स को यूज करें। और कैसे करें? फ्रीक्वेंटली ऑटोमेटिक, पैच भी ऑटोमेटिक हो, वल्नरेबिलिटी भी। वल्नरेबिलिटी क्या करती है? वो बग्स ढूंढती है आपके सिस्टम के अंदर। पैच क्या करता है? उन बग्स को रिमूव करता है। ठीक है, एक टूल्स भी दोनों काम कर सकता है, लेकिन हमारी बुक में उसने दोनों को अलग अलग मेंशन किया। तो ये 2 चीज ऑटोमेटिक हो गई। कौन कौन से? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी, पैच में। व्हेन इंसिडेंट्स occur, team responds purely reactively with no threat intelligence feed in use and no documented proactive defense strategy. क्या मतलब? नेक्स्ट ऑटोमेशन पे क्या करें? थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस वैसे ये प्रोएक्टिव अप्रोच में आती है। द चीफ एग्जीक्यूटिव has asked for proposal that will bring security operation in line with modern best practices, especially focus on automation and proactive. अच्छा, ऑटोमेशन से रिलेटेड तो मेरे में 2 ही ऑटोमेशन आ रही है। एक ऑटोमेशन आ रही है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और दूसरी आ रही है पैच मैनेजमेंट, और तीसरी आ रही है कि ऑटोमेशन क्या चीज? इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी ऑटोमेटिक हो सकता है। ये इशू सामने आया, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड। हाँ, एंटीवायरस क्या करते हैं? जब कोई वायरस आता है तो उसको क्वारंटाइन भी कर देते हैं और फिर आइडेंटिफाई भी करते हैं उसको, और फिर उसको डिलीट भी कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ओके, 3 ऑटोमेशन समझ आ गए। नेक्स्ट, एग्जामिन कंसेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव डिफेंस एंड डिस्क्राइब एनी 3 प्रोएक्टिव डिफेंस एलिमेंट्स। प्रोएक्टिव डिफेंस का मतलब क्या है? एरर होने से पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना। क्या टेक्निक्स है? 3 प्रोएक्टिव डिफेंस एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या क्या है? थ्रेट इंटेलिजेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग और फ्रीक्वेंट रिस्क असेसमेंट। शाबाश, ये क्या करेंगे? पहले से इवन नेगेटिव चीज अगर होने से पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे इश्यूज को। क्लियर? कुछ समझ आया
केस स्टडी से कुछ सीखने को मिला? थ्रेट्स क्या हैं, आपने स्ट्रेटजीज कैसे बतानी है? कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए कल हम इंशाल्लाह सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर 16। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।